Dr. Sunil Kumar Chaudhary. I am Executive Engineering Road Construction Department and General Secretary Bihar Engineering Service Association also. जब तुम लोग यहाँ से पास करके अगर बीपीएससी जो लोग क्वालिफाई करोगे तो ऐसा मान्यता है कि जो लोग बीपीएससी करके बिहार सरकार में आएंगे वो ऑटोमेटिक बिहार इंजीनियरिंग सर्विस कमीशन के बिहार इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन के मेंबर हो जाते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बेसा। बराबर तुम लोग आजकल पेपर में देखते रहते होगे मेरा नाम। बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के महासचिव डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने ये कहा, आज भी आया होगा, हिंदुस्तान में देखी होगी कि बिहार सरकार में 64% पद खाली हैं। आज लाखों करोड़ की योजना लोग निष्पादित कर रहे हैं। बिहार जो अभी दिख रहा है ड्यू टू इंजीनियर्स, जो भी किसी भी राज्य का विकास जो होता है या किसी राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है वही उसके विकास को की व्याख्या करता है, और वो किसके हाथ में है? केवल और केवल इंजीनियर्स के हाथ में है। अगर 15 साल पहले का बात करो तो कुछ हज़ार करोड़ का योजना रहता होगा, अभी 15 साल के अंदर में लाखों करोड़ का योजना हो गया है, लेकिन सीट बढ़ने के बजाय घट गया है। और उसमें 100% सीट में 64% सीट खाली है। 36% इंजीनियर जो हैं वो लाखों करोड़ योजनाओं को का संपादन कर रहे हैं। तो समझ सकते हो कि कितना प्रेशर में इंजीनियर रहता होगा बिहार सरकार का, किसी भी डिपार्टमेंट का। अभी जैसे नल जल योजना का बात किया, जो कोई लड़का था ना बोला नल जल योजना का, तुम कॉन्ट्रैक्ट पे रहोगे ना उसमें, हाँ, लेकिन उसका रेगुलर इंजीनियर सब का हालचाल पूछो, कितना पगलायल रहता है सब। कब कौन सस्पेंड होगा, कब डिस्चार्ज होगा, इसका कोई पता नहीं रहता है। आज इसी समय, कल ये काम हो जाना चाहिए। तो टारगेट बहुत टफ है, लेकिन इंजीनियर का संख्या बहुत कम है। तो इस तरह के मेरे बयान आते रहते हैं पेपर में, हम लोग सरकार से लड़ते रहते हैं। एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ पब्लिक बिहार इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन, साथ में सरकार में हम कार्यपालक अभियंता हैं पथ निर्माण विभाग में। तो इसमें जब तुम लोगों का जब रिटन क्लियर हो गया है तब इंटरव्यू की जब बात आती है ना, तो इंटरव्यू में मेन ध्यान रखना है कि वो लोग ऐसा नहीं है कि ये मानकर चलता है कि सामने वाला सब चीज़ का विद्वान है। जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हुआ है ही में बी ए लर्नड पर्सन फ्रॉम ए सर्टेन फील्ड, बट वो मानता है कि सामने वाला लड़का जो बैठा हुआ है वो किसी खास सब्जेक्ट, किसी एरिया में उसको अच्छा समझ हो सकता है, विद्वान नहीं हो सकता है। ये मानकर चलना है कि सामने वाला भी वैसा ही बैठा हुआ है। ये मानकर चलोगे सामने वाला क्या पूछ देगा, वो तो बहुत विद्वान आदमी है, तो पहले ही कॉन्फिडेंस लेवल आदमी का कम हो जाता है। इंटरव्यू में मेन कॉन्फिडेंस लेवल काम करता है। किसी आदमी से हो सकता है कि बहुत साधारण बात पूछ करके छोड़ दे, किसी आदमी से बहुत ग्रिल करने लगता है। देखते होगे ना 5 मिनट में भी कोई निकल जाता है, किसी को 20 मिनट भी लगता है। तो उसके पीछे बहुत सारा कारण है, क्योंकि देखोगे कि वहाँ पर तुम्हारा बायोडाटा या जो फॉर्म भर के दे होगे या इंटरव्यू के टाइम में जो कुछ भरवाएगा, या तो पहले से उसके पास उसका एकेडमिक रिकॉर्ड्स है, उसके पास रहता है सामने, या नहीं तो जो उस समय जब इंटरव्यू के लिए जाता है सुनते कुछ सिस्टम बदल गया है तो उस समय भी कुछ भरवा लेता है। तो उसमें तुम्हारा मोटा मोटी डिटेल उसके सामने रहता है और लोग उल्टा पलटा के देखते रहता है। तो जज कर लेता है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा वीकनेस क्या है, और तुम जो लिख के दिए हो उसमें सत्यता कितना है, इसी का वो मतलब मेनली जज करता है। सब मान के चलता है बीटेक होगा चाहे एमटेक होगा, तो बीटेक एमटेक होगा तो उसमें तुमसे जो बात करेगा ना उसी में क्वेश्चन बनता है। लेकिन चूंकि इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं तो पहला काम क्या है कि जितना भी तुम्हारा सब्जेक्ट है उसका एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए। मोटा मोटी आइडिया इन द सेंस कि जैसे तुम रिटेन का तैयारी किए थे उतना डेप्थ तैयारी का जरूरत नहीं है। लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में, कभी भी लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, बहुत डीप में नहीं जाता है। लॉजिकल मतलब है कि वो जज करना चाहता है कि लड़का का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, हाउ कैन ही मैनेज द सिचुएशन। इंटरव्यू क्या है? टू मैनेज द सिचुएशन। तुम्हारे सामने जो सिचुएशन है उसको मैनेज करना है। मान लो कि कोई आदमी का स्पेशलाइजेशन है स्ट्रक्चर का, और पूछ दिया ठीक है स्ट्रक्चर में अच्छा जवाब दे रहे हो, तो कोई हाईवे का क्वेश्चन पूछ दिया। तो हाईवे क्वेश्चन को जवाब देना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सब कुछ मैनेजमेंट पे चलता है। वही सक्सेसफुल इंसान है जो सिचुएशन को मैनेज कर सकता है। सिचुएशन हमेशा फेवरेबल नहीं रहता है, बहुत कम लोगों को सिचुएशन फेवरेबल हमेशा मिलता है। अक्सर हाँ तुमको डिफिकल्ट सिचुएशन का ही सामना करना पड़ता है, चाहे तुम घर हो, परिवार हो, फैमिली हो, फ्रेंड सर्किल हो, मार्केट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉलेज हो, हर जगह डिफिकल्ट सिचुएशन को ही फेस करना पड़ता है। तो उसमें जो मैनेज करने में सफल हो गया वो समझो कि सक्सेसफुल आदमी है। इंटरव्यू में भी इसी फंडा पे काम करना है। ये मान के दिमाग से निकाल देना है कि हम कोई बहुत बड़ा काम, चाहे बहुत टफ चीज़ को फेस करने जा रहे हैं, आराम से जाना है, और जो सामने क्वेश्चन आता है उसको फ्रेश दिमाग से जवाब देना है। ये नहीं कि हम क्या पढ़ के आए हैं, उस तरह का क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं।
पहला बात दिमाग निकालो कि कोई ऐसा तुम थ्योरेटिकल सोच के जा रहे हो कि इसका पूरा हम मग करके जा रहे हैं, आप खूब बढ़िया से जवाब दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यू में तुम्हारे मतलब कॉमन सेंस को जज करता है वो, इसका कॉमन सेंस कितना स्ट्रांग है, उस चीज़ का जानकारी कितना है, उसका तुम्हारा परीक्षा किस में हो गया है, रिटन एग्जामिनेशन में। लेकिन तुम्हारा कॉमन सेंस, कॉन्फिडेंस, मैनेजरियल एबिलिटी, लीडिंग क्वालिटी, ये सब चीज़ का जजमेंट होता है। तो सब जजमेंट करने के लिए 3-4 पैरामीटर है। तुम्हारा जो बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड है उसको जज करेगा ही। दूसरा बात कि तुम्हारा मैनेजरियल एबिलिटी है, कैसे तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल क्या है, तुम कैसे बिहेव कर रहे हो इंटरव्यू में, ये सब चीज़ को ज़्यादा लोग ध्यान देता है। तो अपने टेक्निकल जो बैकग्राउंड है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को इन बातों में फ्रेम करके जो प्रेजेंट करने में सफल हो गया, उसका इंटरव्यू अच्छा हो गया। अब रही बात कि तुम लोग जो चीज़ कोई आदमी स्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस है, कोई आदमी फ्रेशर है, तो वो सब जो चीज़ है जो अपना पढ़े उसको पढ़ो, लेकिन हम जो भी आज बताएंगे उस स्टाइल को ज़रूर पकड़ो। हम जो बताने जा रहे हैं उस स्टाइल में ज़रूर तैयारी करो। कुछ हम तो अभी पढ़ाएंगे रोड, लेकिन रोड है, बिल्डिंग है, डिजाइन है, जो भी है उसको उसी स्टाइल में तैयारी करो। आई बिलीव कि यू विल गेट सक्सेस, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब जिस तरह से रिटन का तैयारी कर रहे थे उस अंदाज में तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात जो कुछ लोग हम बात कर रहे थे फ्रेशर का और एक्सपीरियंस वालों का, तो जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो ध्यान दें कि जो उनसे जनरली सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब जिसको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, कोई आदमी बिल्डिंग का 3-4 साल एक्सपीरियंस, जैसे वो लड़का बताया कि हम पाइल फाउंडेशन कराएं का, तो उसमें देख लोगे तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है। जब ये तुम लिखोगे अपना जॉब प्रोफाइल कि हमने ये काम करके आया है, तो नेचुरली में तुम्हारा 99% समझो कि उसी लाइन पर इंटरव्यू चलेगा, उससे हट के नहीं पूछेगा। क्योंकि ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि जो आदमी 5 साल से जॉब में है उसको सारे सब्जेक्ट की जानकारी होगा, वो तो जॉब में आ गया। तो एक लॉजिकल बात है, नेचुरल बात है कि वो सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है उसमें फंडामेंटल, लॉजिकल और कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछेगा। उसमें भी बताओ, अब कोई नहीं कहा कि कहाँ से कहाँ तक कैसे काम किया, ऐसा नहीं पूछना शुरू करेगा। अब पाइल फाउंडेशन है, बोलेगा ठीक है पाइल फाउंडेशन का IS कोड का नाम बताओ, या फलाने जगह में किस तरह का फाउंडेशन होगा, या इस तरह का फाउंडेशन करेंगे, प्रॉब्लम अगर आता है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। कोई आदमी रोड का आदमी है तो पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाई पेवमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेवमेंट, रोड एंड हाईवे। मतलब कुछ ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछेगा जिसमें विद्यार्थी को उलझने का चांस रहता है। ये चीज़ जो है सो इस एंगल से जरूर तैयारी करना है। ये नहीं तैयारी करना है कि अब हाईवे का है तो जस्ट वन खन्ना का शुरू से अंत तक हम सारा टॉपिक पढ़ गए हैं और हम एकदम कंप्लीट कर जाएंगे, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है क्या, कुछ डाटा पूछ सकता है। अब जैसे कोई कहेगा कि हम जो है सो हाईवे में काम किए हैं, चाहे लेबोरेटरी में काम किए हैं, तो उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एब्रेशन वैल्यू, आर्टिसन वैल्यू, ये सब कुछ डाटा पूछ देगा। लेकिन सीधे अगर हम रोड में काम किए हैं तो रोड के तुम्हारे समझ को परखेगा वो कि रोड बनाने के समझ कितना अच्छा है। कोई कहेगा हम डिजाइन में काम किए हैं तो डिजाइन का फंडामेंटल चीज़ पूछेगा वो कि इससे इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, चाहे ऐसा सिचुएशन ये हो जाए तो क्या होगा। ये सब तरह से अपने आप को ब्रशअप करना है। और टेक्निकल चीज़ का तो तुम्हारा जजमेंट हो गया है ना। अब जिसे हम स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे तुमको आगे बढ़ना है। यहाँ पर तो बहुत चीज़ पढ़ाया गया होगा या पढ़ाया जाएगा, जैसे बिल्डिंग भी होगा, सर्वे भी होगा, हाइड्रोलॉजी भी होगा। तो चूँकि हम रोड के आदमी हैं, आई कैन टीच एवरीथिंग, रोड स्ट्रक्चर चाहे जो भी कुछ तुम लोग पूछ सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी का टॉपिक जो है सो मेंटेनेंस ऑफ रोड एंड ब्रिज विथ रेस्टोरेशन। तो इसमें सबसे पहली बात है कि जब हम रोड का बात करते हैं तो इसमें 2-3 शब्द उभर के आता है। उसको रोड भी बोलते हैं, पेवमेंट भी बोलते हैं, हाईवे भी बोलते हैं, बहुत तरह का नाम है, लेकिन सब साइनोनिमस है। लेकिन जब हम रोड का बात, अगर कोई भी अगला क्वेश्चन होगा, जब भी कोई आदमी बताएगा कि ठीक है तुम किसी चीज़ में सब जवाब दे रहे हो और कोई इसमें रोड का एक्सपर्ट बैठा हुआ है, तो मान लो कि तुम्हारा नाम राजीव है, मिस्टर राजीव, हैव यू सीन द रोड। जनरल बेतुका क्वेश्चन करेगा, अगर थोड़ा इंटेलिजेंट इंटरव्यूअर का आदमी है तो ये सर हम लोग तो बराबर रोड पर ही चलते हैं, तुरंत कहेगा। चाहे कोई आदमी मुड़ी डोला देगा कि हाँ सर देखे हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाई पेमेंट, चाहे व्हाट डू यू मीन बाई रोड, चाहे हाउ कैन यू डिफाइन रोड, या व्हाट डू यू मीन टू से रोड इज। तो बताओ कैसे डिफाइन करोगे पेमेंट को, व्हाट डू यू मीन बाई पेमेंट। जस्टो खाना तो पूरा पढ़े होगे, लेकिन कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाई पेमेंट, क्या बताओगे, बताओ। मल्टी लेयर थिकनेस होता है वो, जो कि ट्रैफिक लोड जो होता है उसको मतलब सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट। नहीं तो इससे पहले क्लास में तुम थे क्या, मेरे क्लास में थे, या इससे पहला बैच को हम पढ़ाएं, उससे किसी से इंटरेक्शन है? मेरा ट्रांसपोर्टेशन ही है। अच्छा, कहाँ से किए हो? NIT पटना। NIT पटना से। बहुत अच्छा जवाब दिए हो।
मेरा भी वही डिफिनेशन है। देखो, ये मल्टी लेयर सिस्टम दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द व्हीकल लोड ओवर ए लार्जर एरिया। कोई आदमी बोलेगा कि सर, जिसे हम कुछ लोगों से पूछते हैं तो बोलेगा कि नहीं सर, उसमें ऊपर में जो ब्लैक टॉप रहता है उसको रोड बोलते हैं। बहुत बोलेगा कि सर जो टॉप लेवर जो कैरी करता है उसको रोड बोलते हैं। नहीं, रोड किसी चीज़ का हो सकता है, वो जूट का भी हो सकता है, रबर का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, ग्रेवल का भी हो सकता है, अर्थ का भी हो सकता है, किसी चीज़ का हो सकता है। लेकिन इट इट इज ए मल्टी लेयर सिस्टम। एक से अधिक लेयर तो होगा ही, जब ही एक से अधिक लेयर है तो मल्टी लेयर सिस्टम हो गया। और उसका फंक्शन क्या है? डिस्ट्रीब्यूट द लोड ओवर ए लार्जर एरिया। मतलब किसी चीज़ का, ये बात हम इसलिए पूछे कि कोई भी चीज़ का डिफिनीसन ऐसा होना चाहिए जिसमें उस चीज़ का चेहरा पता चले। जिसे हम पूछे ना अपने बारे में बताओ, तो बताएं ना मेरा नाम ये है और हम यहाँ से पास किए हैं, अभी फ्रेशर हैं ये हैं, तो एक मोटा मोटी पिक्चर चलता है ना कि तुमको कैसे हैंडल करना है या तुमको क्या बताना है। तो इसलिए, और अगर किसी चीज़ का डिफिनीसन अगर हम पक्का से जानते हैं तो समझो कि 50% मेरा काम हो गया। 50% बात तो इंजीनियर जो कॉमन सेंस से समझ लेता है। अब मल्टी लेयर सिस्टम में से दो पार्ट आ गया, मल्टी लेयर सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ओवर ए लार्ज एरिया। जब ही तुम डिफिनीशन बताओगे, अगला क्वेश्चन तुरंत एराइज करेगा, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी लेयर सिस्टम। उसे तो अपना व्याख्यान देना शुरू कर दो। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हारा इंटरव्यू तुम्हारे ही बात के इर्द गिर्द घूमता है। पहला क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू में लोग करता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या हिंदी में बोलेगा तो अच्छा अपने बारे में बताओ, चाहे वो अपना पलटता रहेगा, बोलेगा अच्छा क्या तुम नाम बताइए, तनुश्री दत्ता। हाँ तनुश्री, सो अपने बारे में कुछ बताओ, तुम कहाँ से पास की हो। तो इस तरह का कोई भी बात करे ना तो अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर देना है। उसके मौके का इंतजार देख करके वहाँ पर यू आर गोइंग टू सेल योर सेल्फ। जो अपने आप को सेल करने में सफल हो गया, इंटरव्यू में कम्पीट कर गया। इसलिए जिसको सेल करने का पावर जितना ही अच्छा है वो उतना अच्छा उसमें उसको सक्सेस मिलेगा। तो मौके की तलाश करो कि अगर जब ही वहाँ पर थोड़ा सा भी क्लू मिले कि बोल रहा है कि अपने बारे में बताओ, इंट्रोड्यूस करो, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कुछ भी इस तरह का बात करता है, अपने बारे में बोलना शुरू कर दो। और अपने बारे में बोलना जो है ना, वो कंसाइज, प्रिसाइज और इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव कैसे होना चाहिए? उसमें नाम जगह कहाँ से पास तो होना ही है, लेकिन उसमें कुछ अपना एक दो अचीवमेंट जरूर डाल दो, या ऐसा चीज़ जरूर बोलो जिसे पता चले कि इसमें आगे क्वेश्चन बनने का चांस है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन 1 घंटा नहीं चलेगा, आधा घंटा नहीं चलेगा, मैक्सिमम 5 से 20 मिनट के बीच का रहता है इंटरव्यू। एक विद्यार्थी को उससे बहुत ज़्यादा नहीं चलता है। तो इतना देर में अगर तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट अगर इंपॉर्टेंट है तो उसी के इर्द गिर्द घूमता रह जाएगा। और नहीं सीधे बोल दो कि हम नाम ये है, हम फलाने से पास किए हैं, इसका तो उसके सामने तो पूरा दुनिया ओपन है। वो हाईवे से ही पूछेगा, डिजाइन से पूछेगा, हाइड्रोलॉजी से पूछेगा, सारा सब्जेक्ट कवर कर लेगा। तो कोई विद्यार्थी चाहेगा कि हम सारा सब्जेक्ट का परफेक्ट आंसर दे दें, ये संभव नहीं है। जो टॉपर भी होगा ना, उसका सब सब्जेक्ट मजबूत नहीं होगा, कोई नहीं कोई कमजोर होगा। अगर इंटरव्यू में वही सब्जेक्ट वाला बैठ गया तो हो गया, सारा अच्छा होते हुए भी। इसलिए तुमको ये अपना क्षमता डेवलप करो कि इंटरव्यू बोर्ड के डायरेक्शन को हम अपने अनुसार कैसे मोड़ें। आदमी दुनिया में सफल वही है जो स्थिति को अपने अनुसार मोड़ता है। मान लो तुम कहीं जा रहे हो और तुमको बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन फेस हो गया, अब उसे घबरा गया, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया, कैसे निपटें, क्या करें या करें। और वहीं दूसरा टेक्टफुल आदमी है तो जो है सो स्थिति को अपने अनुसार संभाल लेता है। तो इंटरव्यू बोर्ड में भी वही है कि पहला क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन है ना, वो तुम्हारा इतना अच्छा होना चाहिए कि आगे का रास्ता खोल दे। अगर बिल्कुल बोले, अब जैसे यहाँ बताए 3 साल हम बोले कि इस तरह पास किए और फ्रेशर हैं, फ्रेशर नहीं ना हुए, वो तो तुम्हारा ये बहुत बड़ा डिमेरिट हो जाता है। कोई आदमी करंट बैच में कम्पीट किया और कोई 4 साल तैयारी करके कम्पीट किया, तो उसमें जरूर उस 4 साल को जस्टिफाई करने के लिए जवाब सोच के रखो। अगला तुरंत क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा 4 साल क्या कर रहे थे? तो सर तैयारी कर रहे थे, एडवर्टीजमेंट देख रहे थे, उसके बाद फिर इसकी तैयारी होगी तैयारी। इसका मतलब वो समझता है कि इसके पास मल्टीटास्किंग एबिलिटी नहीं है। क्योंकि तुम्हारा यहाँ अपॉइंटमेंट कैसे होगा? एज असिस्टेंट इंजीनियर। तो असिस्टेंट इंजीनियर अगर फील्ड में पोस्टिंग होता है फिर भी, ऑफिस से पोस्टिंग होता है फिर भी, तुमको एक साथ कई सारा काम करना है। ये काम थोड़े आदमी को हैंडल करना रहता है। चाहे अगर बॉसे के लिए दो तो तुम असिस्टेंट इंजीनियर, तुमसे ऊपर एक्जीक्यूटिव है, एसी है, चीफ है, इंजीनियर चीफ है, सेक्रेटरी, बहुत सारा है, सब तो तुम्हारा बॉसे है। उस हालत में भी बहुत लोगों को तुमको फेस करना है। तो जिसके पास मल्टी टास्किंग एबिलिटी नहीं है, अब जैसे मान लो अपने विभाग में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, साथ में फॉरेस्ट के नोडल अफसर हैं, आरओबी के नोडल अफसर हैं, एनवायरमेंट क्लियरेंस के नोडल अफसर हैं, तो एक साथ कई काम करना है। क्रिटिकल कोड के समूह देखना पड़ता है, साथ में हम संघ के महासचिव भी हैं। तो जिसमें मल्टीटास्किंग एबिलिटी नहीं है, वो मानता है इंटरव्यू बोर्ड कि ये लिस्ट सीटेबल कैंडिडेट है गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे प्राइवेट जॉब के लिए भी। कोई आदमी चाहता है हमको ऐसा बंदा मिले जो अधिक से अधिक काम कर सके।
तो वैसे बंदे को अब यहाँ पर तो सिलेक्शन नहीं करना है, रिजेक्शन करना है। 3000 अगर रिटर्न कंप्लीट किया है तो उसमें से 1200 को लेना है रफली, तो इसमें बाकी को तो छांटना है ना, तो बाकी छांटने के लिए क्राइटेरिया बनाएगा। एक और तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाई शुड आई टेक यू। मान लो 3000 आदमी है तो तुम में क्या क्वालिटी है कि उन्हीं को हम ले लें, हम उसको काहे नहीं लें, हम इसको काहे नहीं लें, चाहे सबसे वो पीछे बैठा है उसको काहे नहीं लें। तो तुमको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि तुम भीड़ से हट के कैसे हो। और इस क्वेश्चन को जवाब देने में सफल हो गए तो उसी में हो सकता है कि कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, पूरा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा और तुम एकदम से मस्त होकर बाहर निकल जाओगे, फर्स्ट क्लास हो गया कॉन्फिडेंटली। और नहीं उसमें अगर टेक्निकल क्वेश्चन का झड़ी लगा दिया, कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलती होगा। और कितना क्वेश्चन जवाब दिए वो मायने नहीं रखता है, कितना क्वेश्चन गलत हो दिए वो ज़्यादा मायने रखता है। और टेक्निकल क्वेश्चन का भी जवाब देना है कि इंटेलिजेंट जवाब होना चाहिए। इसलिए हम पेमेंट का डेफिनेशन से स्टार्ट किए। अब वहाँ पर ऐसा नहीं स्टार्ट कर दो कि पेमेंट जो है सो GSB, WM, BM और STBC से बना होता है और उस पर लोग चलते हैं और उसका जो ऊपर वाला सरफेस है वही रोड कहलाता है, हो गया। इसलिए टेक्निकल क्वेश्चन का जवाब वहाँ पर वो नहीं चाहता रहता है इंटरव्यू बोर्ड, जो किताब में लिखा हुआ है वो रिटन के लिए है, वो चीज़ जो है सो रिटन के लिए है। यहाँ पर तुम्हारा जवाब इंटेलिजेंट होना चाहिए जो आगे क्वेश्चन का रास्ता खोले, और आगे का रास्ता खोल दिया तो उस पर भी तुमको कमांड होना चाहिए कि अगला क्वेश्चन होगा उसको हम जवाब दे सकें। इसलिए इंटरव्यू तैयारी करने की जरूरत इस बात की है कि तुम प्रोबेबल क्वेश्चन को तलाश कर रखो। अब मान लो कि तुम हाईवे की तैयारी कर रहे हो तो ये अंदाज करो कि मेरे सामने इंटरव्यू बोर्ड बैठा हुआ है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, मेंटल एक्सरसाइज करो। और हम पेमेंट का बात कर रहे हैं तो पेमेंट में हो सकता है, पेमेंट में हो सकता है। तो उस तरह से तुम्हारा अगर दिमाग तैयार है तो तुमको फेस करने में दिक्कत नहीं होगी। आप पूरा ब्लैंक दिमाग से अपने आप को उसके सामने पेश कर दिए तो कुछ पूछेगा उसमें आप बका जाओगे, जवाब देने में दिक्कत हो जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पर व्हाट इज पेमेंट, मल्टी लेयर सिस्टम, तो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि मल्टी लेयर सिस्टम के बारे में तुम क्या समझते हो, तुम पूछ सकता है, तुझे फटाफट जवाब दे दोगे। सो मल्टी लेयर सिस्टम किसी तरह का हो सकता है। अगर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर GSB, WM, BM, STBC होगा। अगर हम रिजिड पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर GSB, DLC, PQC होगा। या हम जो है जूट का रोड का बात करें तो नीचे में सबग्रेड, बेस, ऊपर में सरफेस कोर्स होगा। इसलिए बोल दिया कोई चीज़ जो है सो इंटरव्यू में मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि असिस्टेंट जब ये तुम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में घुस रहे हो तो अब जो इंजीनियरिंग का रोल है वो टेक्निकल कम मैनेजर रोल ज़्यादा है। तो वो जरूर तुम्हें खोजेगा कि तुम्हें मैनेजमेंट क्वालिटी है कि नहीं। तो जवाब में मैनेजमेंट होना चाहिए, कोई चीज़ का डायरेक्ट जवाब नहीं देना है। अब जैसे जूट का रोड का बात आएगा, बोले अच्छा है रोड, हर्ड अबाउट जूट रोड, यस सर, तो क्या उसमें होता है, तो सर इसमें भी 3 लेयर होता है, सबग्रेड, बेस, सरफेस कोर्स। अब उसमें फिर डिग करेगा तो उसमें तो बताना है, पहले राउंड में सारा बात खोल के नहीं बता देना है, फिर वो अगला क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा, उसमें और डीप में चला जाएगा। अब मान लो कोई इंटरनेशनल जर्नल पढ़ के आया होगा जो तुम नहीं जानते हो, वहाँ फंस जाओगे। बात समझो कि नहीं? मेरे कहने का ये है कि तुमको अपने आप इंटरव्यू के लिए इस तरह से प्रोबेबल क्वेश्चन के तैयार करके जाना है कि तुम फंसो नहीं, और जवाब तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि जो तुम सोच के जा रहे हो कि अगला क्वेश्चन वही पूछेगा, वो अगला क्वेश्चन पूछे, आई पॉसिबल है। दूसरा क्या है, ओवर ए लार्जर एरिया। इसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है, ओवर ए लार्जर एरिया का मतलब पूछेगा कि कैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, पहला क्वेश्चन हो सकता है। या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि अच्छा ठीक है, तो जो लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, एक तो कागज पुर्जा रखे रहेगा, बोलेगा अच्छा इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना के दिखाओ, वो तुम बना दो। अगर लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना दिए, बोलेगा अच्छा ठीक है, तो इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना सकते हो, बना के दिखा दो। बोले इसमें दोनों में रिलेशन क्या है, कोई ग्राफ खींच सकते हो। इस सब तरह का इंटेलिजेंट क्वेश्चन संभावित रहता है। ये नहीं संभावित रहता है कि अच्छा उसमें GSB के बाद क्या होता है, WM के बाद क्या होता है, ये नहीं पूछेगा। अगर इंटरव्यू में इंटेलिजेंट आदमी है तो तुम अगर तैयारी करके जा रहे हो तो हाईएस्ट लेवल की तैयारी करके जाओगे ना। अब मान लो हम कि क्या बोलते हैं, चांद पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम उससे नीचे वाला तो पकड़ में आएगा ना। अब हम खाली GSB WM का तैयारी करके जाएंगे तो उससे अगर ज़्यादा वाला पूछ देगा तो फंस गए। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन कंसेप्चुअल का तैयारी होना चाहिए, तुम्हारा फंडामेंटल, तुम्हारा कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होना चाहिए। जिसका कंसेप्ट बहुत क्लियर है वो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा सोच के बता देगा। नहीं जो किताब पढ़ के जाएगा और केवल उसी बेस्ड तैयारी है तो उससे हट को नहीं बता पाएगा। किताब में तो केवल थ्योरेटिकल चीज़ रहता है, और उसी को हम रट्टा मार के जाते हैं तो उसी के इर्द गिर्द तुम्हारा नॉलेज घूमता रहेगा। लेकिन तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर बहुत चीज़ तुम नहीं पढ़ के जाओगे ना तो उसका सोच के जवाब दे दोगे। अब हम इसका जो डिफिनीशन बताए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही ब्रह्म वाक्य है, हम ब्रह्मा जी नहीं है कि हम बोल दिए वही सही है, उसके अलावा बाकी डिफिनीशन सब गलत हो गया। डिफिनीशन ऐसा होना चाहिए जिसमें उसका चेहरा दिखाई पड़े, उसका फंक्शन दिखाई पड़े। तो ये डिफिनीशन ऐसा इसलिए है, सही है, क्योंकि इसमें चेहरा भी दिखाई पड़ रहा है और इसका फंक्शन भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसका दूसरा डिफिनीशन भी हो सकता है। इसको देखो, ये भी उतना ही जस्टिफाइड है जितना पहले वाला है।
लेकिन इसको कहने का तरीका अलग है। इसमें क्या कर रहा है कि हाईवे पेमेंट इज स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ सुपर इम्पोज्ड लेयर्स ऑफ सिलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड मटेरियल्स। सुपर इम्पोज्ड प्रोसेस्ड का क्या मतलब हुआ कि बड़ा बड़ा बोल्डर नहीं डाल देगा, उसको प्रोसेसिंग करके डालता है। जो SOR शेड्यूल ऑफ रेट कहता है बिहार सरकार का, उसके हिसाब से ग्रेडेशन होना चाहिए। और उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूट द अप्लाइड व्हीकल लोड ओवर द सबग्रेड। अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, सबग्रेड में जाएगा। अब यहाँ एक बात छिप रहा है, वो कह रहा है ओवर ए लार्जर एरिया, यहाँ कह रहा है केवल सबग्रेड। दोनों अपनी जगह पर सही है। सबग्रेड का आएगा तो अगर ही क्वेश्चन डिफिनेशन बताओगे तो फिर लोड ट्रांसमिशन का बात करना शुरू कर देगा। अगर पहला क्वेश्चन बताओगे तो पूछेगा अच्छा लोड अल्टीमेटली जाता कहाँ है, सबग्रेड से तुम्हारा क्या तात्पर्य है। इस सब तरह का डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी फिर अलग टाइप का डिफिनेशन है। अब अगला बात है कि इसका फंक्शन पर्पस क्या है। आखिर पेमेंट जो बनाते हैं उसका पर्पस क्या है। बगल में फोटो बना हुआ है। पहला तो काम है कि लोड सपोर्ट करता है। दूसरा है स्मूथनेस। स्मूथनेस क्यों चाहिए, हम रफे बनाएंगे तो क्या दिक्कत है। स्मूथनेस क्या है, सेफ एंड कंफर्टेबल जर्नी के लिए। और ड्रेनेज, ड्रेनेज वो ऐसा बनना चाहिए कि उसमें पानी रुके नहीं, क्योंकि बिटुमेन का सबसे बड़ा दुश्मन पानी है। देखोगे कि रोड पर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अगर बगल में कोई पेड़ ओड़ रहता है जहाँ पर, तो उसके नीचे का रोड डैमेज हो जाता है। कुछ नहीं उसमें हो रहा है, सेम ट्रैफिक पूरा स्ट्रेस में चल रहा है, लेकिन जहाँ पेड़ वगैरह है वहाँ नीचे देखोगे कि हम मतलब रोड डैमेज है और बाकी जगह रोड ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी वहाँ टप टप गिरता है ना, वहाँ प्रॉपर कैम्बर प्रोवाइड नहीं रहता है, तो वहाँ पर फिर जो है सो स्ट्रिपिंग होने लगता है। और जब बिटुमेन और एग्रीगेट का बॉन्ड लूज हो गया तो ही तुमको उड़ने लगता है, और कुछ हुआ उसका फिर पॉट बन गया, अगर सही टाइम पर रिपेयर नहीं हुआ तो। इसलिए ड्रेनेज का प्रॉपर ये होना चाहिए। इसका फंक्शन क्या है, इफ इट ए वेल डिजाइन पेवमेंट, व्हाट इज फंक्शन, रिड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक लोड सो एज नॉट टू डैमेज द सबग्रेड। उसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि सबग्रेड को डैमेज नहीं करे। आगे बताएंगे इसका डिजाइन फिलोसफी। प्रोवाइड व्हीकल एक्सेस बिटवीन 2 पॉइंट्स, प्रोवाइड सेफ स्मूथ एंड कंफर्टेबल राइड, मीट इन्वायरमेंटल एंड एस्थेटिक रिक्वायरमेंट, लिमिटेड नॉइज एंड एयर पोल्यूशन, रीजनेबल इकोनॉमी। लास्ट ऊपर तीनों वाला जो पॉइंट है ये तुमको जनरल बात है, लेकिन नीचे 3 वाला पॉइंट अगर तुम बताते हो, अगर क्वेश्चन पूछता है कि वेल डिजाइन पेमेंट का फंक्शन क्या है, 5 फंक्शन बताओ, ये प्रबल क्वेश्चन हो सकता है ना। अगर पेमेंट की बात किए तो पूछ सकता है कि कोई 5 फंक्शन बताओ वेल डिजाइन पेमेंट का। तो अगर नीचे 3 वाला पॉइंट बताते हो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा और उसमें तुम्हारा क्वेश्चन का संभावना बढ़ जाएगा। ऊपर 3 वाले में संभावना नहीं है, वहीं पर आगे खत्म हो गया लोड स्ट्रेस के पास में, लेकिन नीचे वाले में आ गया, पूछेगा कि मीट द इन्वायरमेंटल एंड एस्थेटिक रिक्वायरमेंट, लिमिटेड नॉइज एंड एयर पोल्यूशन, रीजनेबल इकोनॉमी। इसको थोड़ा तैयारी करके जाओ कि क्यों इन्वायरमेंटल का इसमें कहाँ है तुम बात कर रहे हो, हम रोड बना दिए काम हो गया तो नहीं। एज ए सिविल इंजीनियर वी आर द इंटेलेक्चुअल ऑफ द सोसाइटी, आवर ड्यूटी इज टू कंस्ट्रक्ट एनी स्ट्रक्चर, नॉट ओनली रोड और ब्रिज। कोई भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इकोनॉमिकल होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और इको फ्रेंडली भी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी पूरे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात चल रही है। अपना पहला प्लान क्या बताया, यू हैव टू सेल योर सेल्फ। कुछ ऐसा चीज़ बताओ जो उसको मतलब उस पर एक सूदिंग इफेक्ट पैदा करे। नहीं, ये लड़का ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट बन सकता है, तो वो क्यों लेगा हाथों हाथ, अगर तुम में कुछ क्वालिटी होगा तब ना। अगर लगा कि नहीं ये जो विभाग के लिए एसेट हो सकता है, ये तो ये सब चीज़ भी जानता है, तो हो सकता है आगे कुछ अच्छा काम कर सकता है। अब तुम बात कर रहा है रोड का, तुम उसको समझा रहे हो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग का, उससे बहुत आगे का बात कर रहे हो ना। रोड ऐसा बनना चाहिए जो इको फ्रेंडली भी हो। अभी पूरे दुनिया में बात चल रहा है, उसी हम लोग 2-3 दिन पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो वहाँ क्वेश्चन उठ रहा था कि पटना में प्लास्टिक का इतना प्रोडक्शन है कि एक बहुत ही हैजार्डस है एक सिविलाइजेशन के लिए।
प्लास्टिक जो माइक्रो प्लास्टिक होता है वो जो है सो पता नहीं चलता है, लेकिन आदमी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में उसको इंटेक के रूप में ले रहा है और आदमी की जान के लिए खतरा बना हुआ है। और प्लास्टिक क्या है, वेस्ट है, वो जो है सो उसका परमानेंट सोल्यूशन कुछ है नहीं, लेकिन उसको अगर हम रोड में यूज करते हैं तो उस वेस्ट को हम वेल्थ में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ग्लोबल वार्मिंग की ऐसा स्थिति है कि पूरा दुनिया उससे तबाह है, क्लाइमेट चेंज से पूरा दुनिया तबाह है। जब बाढ़ का समय रहता है तब सुखाड़ आ जाता है, जब सुखाड़ का समय आता है बाढ़ आता है। क्यों होता है? ओनली ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन। और ग्रीन हाउस गैस इमिशन का कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अगर उस चीज़ को हम इको फ्रेंडली बना देते हैं तो दुनिया कितना बड़ा कल्याण हो जाएगा। अब वहाँ पर आए, जब ये बात करोगे तो अगला बात पूछेगा, अच्छा कैसे बना सकते हैं इको फ्रेंडली? बहुत सारे उसके तरीके हैं। प्लास्टिक यूज करके, जूट जियो टेक्सटाइल को यूज करें, फ्लाई एश को यूज करें, स्लैग को यूज करें। अगर उसमें कोई बंदा बैठा हुआ है फ्लाइज का एक्सपर्ट, बोलो फ्लाइज के बारे में बताओ क्या जानते हो, तो फ्लाइज के बारे में कुछ अध्ययन करके जाओ कि फ्लाई से क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल व्हिच प्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिकम्बिशन ऑफ कोल इन ए बॉयलर। अभी मोटा मोटी पूरे इंडिया में जितना सीमेंट का प्रोडक्शन होता है उसी के आसपास फ्लाई एश का भी प्रोडक्शन हो रहा है, 130+ मिलियन टन का। लेकिन फ्लाई एश क्या है? सभी के लिए हैजार्डस मटेरियल है। जहाँ थर्मल पावर प्लांट है उसके आसपास के एरिया के लोगों को बहुत तरह का बीमारी हो जाता है, लैंड नॉन फर्टाइल हो जाता है, और उसका डिस्पोजल इट हैज ए बिग चैलेंज फॉर पॉलिसी मेकर्स एंड टेक्नोक्रेट्स ऑल्सो। अगर हम उसको रोड सेक्टर में यूज करते हैं तो केवल एम्बैंकमेंट में अगर यूज करें तो जितना कंस्ट्रक्शन होना है इट इज गोइंग टू लैक। अगर कोई बिल्डिंग सेक्टर का आदमी जिसको बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है, तुम बता सकते हो कि सरकार का बहुत बड़ा एक ड्रीम है कि लो कॉस्ट हाउसिंग का। तो लो कॉस्ट हाउसिंग में अगर उसके फाउंडेशन में अगर हम फ्लाई एश कंक्रीट ब्लॉक का यूज करें तो जितना प्रोडक्शन है फ्लाई एश का ना वो कम पड़ जाएगा। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर किसी सीमेंट कंक्रीट में जितना तुम फ्लाई एश यूज रिप्लेस करते हो सीमेंट से, उतना कार्बन डाइऑक्साइड लोड कम हो रहा है। क्योंकि एक आंकड़ा है कि अगर 1 टन हम सीमेंट यूज करते हैं किसी कंस्ट्रक्शन पर्पस में तो 1 टन हम कार्बन डाइऑक्साइड लोड भी इम्पोज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, तो अगर 1 टन हम कार्बन डाइऑक्साइड लोड इम्पोज कर रहे हैं तो कितना बड़ा हम खतरा मोल ले रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट के साथ, कितना उसके साथ मानवता के साथ बलात्कार कर रहे हैं। अभी सिविलाइजेशन जो है ना ग्लोबल वार्मिंग से त्रस्त है। अभी इस साल ही देखो कि जब फरवरी में ठंडा खत्म होना चाहिए था तो ठंडा शुरू हो गया, और जब गर्मी पड़ना चाहिए था तो ठंडा पड़ेगा। अब इस साल इस समय में लास्ट ईयर गर्मी पड़ रहा था, अभी हम लोग जो है सो उलेट कपड़ा पहन रहे हैं। ये सब क्या है? ओनली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और इसे केवल इंडिया नहीं पूरा विश्व तबाह है। लेकिन डेवलप्ड कंट्री क्या कह रहा है कि नहीं, हम अपना डेवलपमेंट वर्क नहीं रोकेंगे। डेवलपमेंट के साथ विनाश भी आता है। इतना डेवलपमेंट के साथ जो क्लाइमेट चेंज है ना, इसका डेवलपमेंट से बहुत नाता रिश्ता है। जितना ही डेवलपमेंट रफ्तार पकड़ेगा उतना ही क्लाइमेट चेंज भी रफ्तार पकड़ता है। तो डेवलप कंट्री क्या कहता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिशन को कम नहीं करेंगे, डेवलपिंग कंट्री कम करे। तो उसके लिए एक फार्मूला लाया, कार्बन क्रेडिट। नाम सुने हो कार्बन क्रेडिट? कार्बन क्रेडिट क्या है? कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो मान्यता प्राप्त है उससे एग्रीमेंट करता है, और उसमें तुम प्रूफ करो कि इतना हमने कार्बन डाइऑक्साइड लोड को कमाया एटमॉस्फेयर पे, तो उतना डॉलर पैसा मिलता है उस कंट्री को। तो अगर हम फ्लाई एश को यूज करें तो देश को कितना फायदा है? एक तो क्लाइमेट चेंज को कम करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम करेंगे, और दूसरा मेरे देश का इकोनॉमी बूस्ट होगा। अब ये बताओ कि हम जो इतना बात बोल दिए, कम से कम 10 मिनट लगा ना, तो 10 मिनट तुम्हारा फ्लाई एश पे चला गया। अगर फ्लाई एश को पकड़ लिए तो इंटरव्यू पर उसमें घूमता रह जाएगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये मेरा 6ठा नौकरी है, मैं 5 नौकरी ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ, और कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं हुआ जिसमें दिया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरा स्ट्रेटजी यही रहता है, मैं गया पहला इंट्रोडक्शन में ही इतना उसको मैं अपना क्या बोलते हैं महिमा मंडन कर देता हूँ कि उसमें वो आत्मविभोर हो जाता है, और उसी में पूछते पूछता इंटरव्यू खत्म हो जाता है। हमको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा चीज़ तुमको तलाश कर रखना पड़ेगा। हर आदमी का अलग अलग बैकग्राउंड है, लेकिन हर आदमी में मेरिट और डिमेरिट होता है। कुछ ऐसा तुम्हारे पास जरूर मेरिट होगा जिसको तुम वहाँ पर सेल कर सकते हो, लेकिन उसको कोरिलेट करके रखो कि अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा। और अगला क्वेश्चन में तुम्हारा जो नॉलेज है इस टाइप का जिससे हट के है लेकिन उससे रिलेट हो सके, उसमें उसको उलझा दो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब एक तो रोड पर तुम्हारा इंटरव्यू बीत गया तो तुम कितना सेफ साइड में आ गए, और उसमें रोड का ही पूछेगा, स्ट्रक्चर मटेरियल ही पूछेगा, डिजाइन भी पूछेगा, हाइड्रोलॉजी पूछेगा, कहीं ना कहीं 2 चार गो तो मिस्टेक होना ही होना है। क्योंकि इंटरव्यू में वैसे भी आदमी प्रेशर में रहता है। हम कितना भी यहाँ से तुमको मतलब टेंशन फ्री के हो जाओ, इसका हम शरबत बना के पिला दें, अब बोला चले जाओ, फिर भी होगा।
वहाँ अनदेखा भय रहता है कि इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, तो गलती होने की संभावना तो ऐसे ही है। और उसमें 25 तरह का क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा तो मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा है। इसलिए अपने आप को कन्फाइन करके रखो। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप तब होगा जब तुमको लगेगा कि मेरा एकदम विजन क्लियर कट है। ऐसे पूछेगा तो हम ऐसे जवाब देंगे, ऐसे पूछेगा तो ऐसे जवाब देंगे। तुम अपने आप को मान लो कि हम इंटरव्यू में बैठे हैं, अब मेरा क्वेश्चन तैयार कर लिए, कम से कम तुम 20 क्वेश्चन पूरे रूल तैयार करके जाओ, इंटरव्यू तुम्हारा निकल जाएगा, पक्का श्योर शॉट है। और उसके लिए तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है उसको उछाल देना है मार्केट में। स्ट्रेंथ एक बार उछल गया, अब आम आदमी के बीच में अपना प्रशंसा करोगे तो लोग शिकायत करेगा, ये देखें ना अपना बड़ाई करता है। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में बड़ाई करना क्या बोलते हैं, तुम्हारे सफलता की निशानी है। अगर वहाँ बड़ाई करने में चूक गए तो तुम पिछड़ गए। अपना जितना बड़ाई करना है कर दो, लेकिन वही इंट्रोडक्शन पार्ट में लॉजिकल बड़ाई करने का मतलब नहीं हम बाग मार दिए, सीआर मार दिए। इंट्रोडक्शन पार्ट में लॉजिकल अपना बड़ाई करो, अपने स्ट्रेंथ के बारे में बखान करो, ताकि उससे अगला क्वेश्चन का रास्ता खुले। कैसा रास्ता खुले? जिस पर तुमको कमांड है। हमको कमांड है मान लो कि मतलब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पर, हम ऐसा ही कुछ बात घुसा देंगे। हमको कमांड है हाईवे पर, हाईवे की बात कर देंगे। हमको कमांड है पाइल फाउंडेशन में, पाइल फाउंडेशन काम कर देंगे। और हर फील्ड ऐसा है जहाँ पर कुछ ऐसा अजूबा चीज़ अब तुमको मिलेगा जो सामने वाला बड़ा ध्यान से सुनना चाहता है। इंटरव्यू बोर्ड में भी कोई ऐसा बात बोलोगे तो बहुत ध्यान से सुनना चाहेगा, और ध्यान से सुनना चाहेगा तो देखोगे कि बाकी बोर्ड वाला मेंबर सब है ना, उस सब में भी जो है सो बाकी लोग कम पूछेगा, वही पूछता रह जाएगा। ये सब तुमको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहे हैं जो इंटरव्यू में होता है प्रैक्टिकली। और ये भी मान के चलो कि वहाँ कोई तोप आदमी नहीं बैठा हुआ है, वहाँ भी वही आदमी सब बैठा हुआ है जो मेरे तुम्हारे जैसा है। इसलिए वैसा बता रहे हैं, ये सोच के जाओगे ना तो तुम मतलब हाई लेवल कॉन्फिडेंस में रहोगे। और वहाँ पे नहीं लगा कि कोई बहुत बड़का जानकार आदमी पूछ रहा है, और नहीं प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, चाहे बैठे हुए हैं, तो हमें पहले से आदमी भय में रहता है, ठीक है ना। तो हम एज ए इंजीनियर हम लोग को रोड ऐसा बनाना है जो 2-3 क्राइटेरिया उसमें हो, कोई स्ट्रेंथफुल हो, वेल डिजाइंड हो, इसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव हो और इको फ्रेंडली हो। तो स्ट्रेंथ के लिए तो डिजाइन पैरामीटर है, उसको फॉलो करना है। इको फ्रेंडली के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको फॉलो करना है। और कॉस्ट इफेक्टिव के लिए, नमस्कार सर, नमस्कार सर, थोड़ा एक जगह लेक्चर दे रहे हैं, थोड़ा देर के बाद आपसे बात करते हैं। सर 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 प्रणाम सर। और कॉस्ट इफेक्टिव के लिए क्या है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको, जब कॉस्ट इफेक्टिव जो होगा ना, जनरली सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में जो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है इको फ्रेंडली भी है, जैसे फ्लाई एश है, प्लास्टिक है, यूटीएक्सटाइल है, सब का जो है एक मेरिट है कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो इस तरह से वेल डिजाइन फंक्शन पेमेंट का ये फंक्शन है जिसमें लेटेस्ट लास्ट तीनों वाला जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी तीनों कन्वेंशनल है लेकिन इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। अब रिक्वायरमेंट उसका क्या होना चाहिए, सफिशिएंट थिकनेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके बाद शुड नॉट इम्परवियस, इम्परविलिटी जो है सो बेसिक क्राइटेरिया है पेमेंट का, चाहे वो रिजिड पेमेंट हो या फ्लेक्सिबल पेमेंट हो। जो जितना ही इम्परम्यूबल है वो उतना ही उसकी ड्यूरेबिलिटी भी है, वो उसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ ज़्यादा ड्यूरेबल है जो बाहरी एजेंट या पानी को, वाटर को पेनिट्रेट नहीं करने देता है। आजकल कोरोना किसको ज़्यादा होता है? जिसका इम्यूनिटी कम है, और जिसका इम्यूनिटी ज़्यादा है उसको कोरोना होगा, कोरोना भागल रहता है। तो ही चीज़ है कि ड्यूरेबिलिटी उसी स्ट्रक्चर का ज़्यादा है जो ज़्यादा इम्यून है एक्सटर्नल एजेंट के अगेंस्ट। एक्सटर्नल एजेंट क्या है? वातावरण में जो गैस घूम रहा है, और लिक्विड और केमिकल और पानी। इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? उसको डेंस बना करके। और डेंसनेस कैसे आता है? जब भी उसके अंदर का, उसके लिए तुमको केमिस्ट्री जानना पड़ेगा। जैसे सीमेंट कंक्रीट का बात करो, अगर सीमेंट कंक्रीट पेमेंट का बात करो या सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर का बात करो, तो उसमें क्या है, जो इम्परवियस ज़्यादा या मजबूत वही स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है जिसके पार्टिकल्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा मजबूत हो। अगर तुम सीमेंट कंक्रीट का बात करो तो सीमेंट कंक्रीट की इंटरफेस जो होता है वो ट्रांजिशन जोन कहलाता है। इंटरफेस उसका जो है वो ट्रांजिशन जोन कहलाता है। ट्रांजिशन जोन जितना ही थिक होगा उतना ही उसमें ड्यूरेबिलिटी कम होगा, ट्रांजिशन जोन जितना ही थिन होगा ड्यूरेबिलिटी उसका ज़्यादा होगा। क्योंकि वहाँ पर जैसे आदमी के शरीर के लिए ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ग्लूकोज क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एनर्जी देता है। उसी तरह से सीमेंट कंक्रीट में एनर्जी कौन देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कभी कभी तुम ऐसा फील किए हो कि जैसे एग्जाम में, चाहे टर्मिनल एग्जामिनेशन में रात में जग गए पूरा, अगले दिन ड्राउजीनेस लग रहा है, एक मग पानी में 100 ग्राम ग्लूकोज का डिब्बा घोर के पी लो,
भर दिन तुम जगले रहोगे, एकदम से कोई न थकान बुझाएगा, कुछ नहीं बुझाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है वो जो है सो डिकम्पोज करता है, उससे जो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलता है तुम्हारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। वही काम सीमेंट कंक्रीट में होता है, वही काम बिटुमिनस कंक्रीट में होता है। सब जगह जो है सो एनर्जी का जरूरत है, बिना एनर्जी की दुनिया नहीं चलेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत जरूरी है, लेकिन अगर तुम उसमें ज़्यादा वाटर मिला दिए या कम वाटर मिला दिए, दोनों हालत में दिक्कत है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरा उसका हाइड्रेशन नहीं हुआ तो वो जो है जो एक्स्ट्रा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बढ़ जाता है, वही सारी समस्या का जड़ हो जाता है। जैसे ग्लूकोज जरूरी है, लेकिन अगर शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज हो जाए तो डायबिटीज हो जाता है, तब सुइया लेना पड़ता है ना। तो ही काम जो शरीर में ग्लूकोज का फंक्शन है, वही सीमेंट कंक्रीट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन है। इसलिए कहता है ना कि वाटर सीमेंट को कंट्रोल करके रखो। वाटर सीमेंट कंक्रीट को कंट्रोल करने का एक ही मतलब है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अननेसेसरी हाइड्रेशन को प्रिवेंट करो। लेकिन वाटर सीमेंट रेशियो ऑप्टिमम लेबोरेटरी में हो सकता है, जो बिल्कुल स्टैंडर्ड जो है वो तो प्रैक्टिकल फील्ड में होता नहीं है। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं कि मिनरल एडमिक्सचर मिलाते हैं, चाहे और सारे उपाय करते हैं। तो वो सब करके क्या है, सबका पर्पस एक ही है कि उसको कोवैलेंट बॉन्ड को मजबूत करना, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना। और जब भी कोवैलेंट मजबूत होगा तो उसका इम्परवियनेस बढ़ेगा, इम्परवियनेस बढ़ेगा तो एक्सटर्नल एजेंट का अटैक कम होगा, एक्सटर्नल एजेंट का अटैक कम होगा तो उसका लॉन्जिविटी बढ़ेगा। सेम काम बिटुमिनस कंक्रीट में है। जब अगर रोड में जाओगे, जब फील्ड में जाओगे, रोड बनाने का मौका मिलेगा तो देखोगे कि अभी आगे बताएंगे जो 4 लेयर होता है, ऊपर वाला लेयर जो एचडीबीसी होता है ना, चाहे बीसी जिसको बिटुमिनस कंक्रीट बोलते हैं, तो उसमें बोलता है फिलर मटेरियल बढ़िया से डालो। जेई वगैरह से बोलते रहेगा कॉन्ट्रैक्टर को कि फिलर मटेरियल चेक करता है। फिलर मटेरियल क्या है, जो उसके अंदर वॉइड्स है उसको भरता है, और भरने का एक ही पर्पस है कि उसके कोवैलेंट बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, उसके लॉन्जिविटी को बढ़ाता है। ये सब तुमको बहुत सारी चीज़ें सब बता रहे हैं जो किताब में नहीं मिलेगा, इसको ध्यान से समझो। और ये सब चीज़ तुम बताना शुरू करोगे इंटरव्यू बोर्ड में ना, तो बेहोश हो जाएगा इंटरव्यू बोर्ड वाला, बोले ये बड़ा जानकार लड़का है, इसको लेने है। बाकी पिछला मान लो तुम्हारे लॉट में 25 आदमी का इंटरव्यू हुआ ना है, तो हर लॉट में 25 तो कम्पीट करता नहीं है, 2-4 को एक लॉट में आएगा, तो बाकी 20 आदमी की बात भूला जाएगा। ये बात हम इसलिए बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं कि तुमको अपने आप को सेल करना है। कुछ ऐसा चीज़ जरूर बताओ जो लगे उसको कि नहीं इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है। हम बात कर रहे हैं रोड का, लेकिन रोड के बाद से हम उसको बता दिए फ्लाइज के बारे में, प्लास्टिक के बारे में बता दिए। चाहे जो कोई एक्सपीरियंस वाले हैं, सर हम वहाँ थे, बनाए चाहे नहीं बनाए, हम सर वहाँ बनवाए थे प्लास्टिक का रोड, लेकिन जब भी बताओ बोलोगे प्लास्टिक का रोड बनवाए थे तो उसका टेक्नोलॉजी जान लेना पड़ेगा। वहाँ ही नहीं कहेगा तुम बना के दिखा दो रोड ना, तुम्हारे टेक्निकल नॉलेज को चेक करेगा कि सही में तुम बनाए हो कि नहीं बनाए हो। तो उतना अपने आप को कॉन्फिडेंट करके जाना है। तो ये सारी बात, और ये तुम अगर कुछ एक्स्ट्रा बात जानते रहते हो तो उसका परिणाम क्या होता है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना तो उससे रिलेट करके तुम बता दोगे। अब कैसे बताए, रोड, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, फ्लाई एश, प्लास्टिक, केमिस्ट्री, वाटर सीमेंट रेशियो, सब इंटर रिलेटेड है। लेकिन उस इंटर रिलेशन को स्थापित करने के बाद तुम्हारे पास कला आना चाहिए। मैनेजमेंट जो करके आता है ना वो कुछ नहीं जानता रहता है, उसको एक ही चीज आता है कि मैनेज कैसे करना है। ये गुड मैनेजर ये है, वो है कुछ नहीं करता है लेकिन सब कुछ करता है। ये गुड मैनेजर का डिफिनेशन वही है, वो करेगा कुछ नहीं लेकिन करेगा सब कुछ। ये कैसे होगा, अपने कला से सामने वालों को कन्विंस कर देना है, और यही काम इंटरव्यू में होता है। इंटरव्यू में केवल तुम नॉलेज बताना शुरू कर दोगे, यू मे क्वालिफाई बट यू मे नॉट क्वालिफाई ऑल्सो। लेकिन हम जो कला बता रहे हैं उसमें पक्का गारंटी ही क्वालिफाई करोगे ही, कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि वही चाहता है। उसमें कितना नंबर का इंटरव्यू है, 100 नंबर का है, तो 100 नंबर में बांटा हुआ होगा। एकेडमिक बैकग्राउंड इतना है, फिर तुम्हारा और क्या रहता है उसमें, बाइफर्केशन होगा ना, एकेडमिक बैकग्राउंड होगा, पब्लिकेशन वगैरह का भी है उसमें, क्या इसके बाद टेक्निकल। 100 नंबर का इंटरव्यू नहीं होगा, उसमें कुछ एकेडमिक बैकग्राउंड होगा। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि अगर तुम इंटरव्यू बोर्ड में जाके खड़ा हो गए तो पास मार्क्स देना है, 30 नंबर तुमको आना है, अगर 100 है ना है? तो गलत है, वैसा नहीं। अगर कोर्ट में चला जाएगा ना तो इंटरव्यू बोर्ड वाला फंस जाएगा। देखो ये लोकतंत्र है, ये कोई मतलब राजतंत्र नहीं है। अब लोग उसका नहीं विरोध करता है, समस्या ये है ना, एसोसिएशन का हम जनरल सेक्रेटरी हैं तो हम फील करते हैं लोगों में विरोध करने की क्षमता शून्य होती जा रही है। अच्छा ठीक है, चलानो कौन इसमें फंसने जाए, उतना देर जो उसमें कोर्ट मुकदमा में जाएंगे उतना देर में दूसरा तैयारी कर लेंगे। अरे नहीं ना होगा, तुमको हर पग पर विरोध का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट लाइफ में तो जिए होगे तो क्या तुमको विरोध का सामना नहीं करना पड़ा होगा?
मार्केट में जाते हो तुम विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है, तो तुम उसको विरोध ही नहीं करोगे और इस तरह का प्रवृत्ति बन जाएगा कि अच्छा जैसा है टेक इट इजी, तो टेक इट इजी होते होते ऐसा क्या होता है ना कि आदमी माथा बैठ जाता है। इसलिए ऐसा नहीं नियम है कि 100 में 30 नंबर से कम नहीं देना है। एक जगह ऐसा कोई मामला हुआ था जिसमें केस हुआ था, उसको सजा हो गया था इंटरव्यू बोर्ड वाले को। ये रूलिंग है कि अगर आप 100 नंबर है तो उसमें 5 मार्क्स आपको देना है, बाकी 30 से 90 के बीच में। अगर 100 नंबर पूरा इंटरव्यू होगा ना तो 30 से 90 के बीच में, 80 के बीच में वेरी करेगा, तो उसमें वही सब चीज़ मायने रखेगा, टेक्निकल नॉलेज प्लस तुम्हारी एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या है। इसलिए जितना तुम उससे संबंधित चीज़ को ज़्यादा जान के जाओगे उतना तुमको बताने में सुविधा होगी। अब देखो, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेमेंट पे। अभी तुम लोग यही जानते थे ना कि फ्लेक्सिबल ऑफ रिजिड पेमेंट, यह है क्लासिफिकेशन बाई फंक्शन। एयरपोर्ट पेमेंट, हाईवे एंड फ्री पेमेंट, पार्किंग एंड स्ट्रीट पेमेंट एंड और हाईवे एंड फ्री पेमेंट जो है उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से है रिजिड पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट, कंपोजिट पेमेंट, ग्रेवल पेमेंट। कोई डाउट? हम जो बताते जा रहे हैं उसमें कहीं पर कोई डाउट हो, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो तो बेहिचक पूछ सकते हो। नॉट ओनली हाईवे, उससे रिलेटेड अगर कुछ समझ में आता है कि ये पूछा जा सकता है तो सब कुछ हम बता सकते हैं। और मेरा नंबर भी ले सकते हो और किसी को फ़ोन पर भी ये जानकारी, मान लो हम एक क्लास ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर 2 घंटा तुम पढ़ाए तो एक रिलेशन बन गया ना, तो अगर तुमको कुछ भी और जानकारी प्राप्त करना हो तो तुम फ़ोन पर पूछ सकते हो, या जब कभी आए तो पूछ सकते हो। इसलिए नंबर ले सकते हो आराम से, क्योंकि हम हर चीज़ के बारे में बता सकते हैं, केवल हाईवे के बारे में नहीं है, किसी चीज़ के बारे में तुम बता सकते हैं। लिख लो 8969 76 1969। फिर बोल दें 8969 76 1969, 8969 76 1969। ठीक है, आगे बढ़े हैं। लेकिन खाली बता देना कि फॉर्मुलेटर से बोल रहे हैं। अब बोलेगा फलना सर हम बोल रहे हैं। अब मेरा बहुत विद्यार्थी है, हम सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ पढ़ाते हैं। अब कौन विद्यार्थी बोला आप समझ में नहीं आएगा ना, फॉर्मुलेटर बोल दोगे तो अच्छा उसमें अथी है बोलेंगे। एक क्लासिफिकेशन बाई फंक्शन है, क्लासिफिकेशन बाई स्ट्रक्चर है। अब लेकिन जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल में, जो हम लोग को डे टू डे पाला पड़ता है या जो हम तुम लोग पढ़ के आए होगे जस्टोन खन्ना से, वो यही 2 तरह का पेमेंट है, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट। और ज़्यादा चीज़ जो है सो इसी के आसपास घूमेगा। फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिजाइन का कोड क्या है? IRC 37। IRC 37 कंपोजिट पेमेंट की भी जो नया रिवीजन आया है वो कंपोजिट पेमेंट की बात करता है, लेकिन फ्लेक्सिबल पेमेंट ज़्यादा यूज़ में है। अब हम देखेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट है क्या। जैसे पेमेंट का डिफिनीशन पूछे ना, उसी तरह से अगर जब पेमेंट के बारे में आएगा तो उससे बट नेचुरल क्वेश्चन बनता है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या है। यदि तुम बताओगे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट तो पूछ सकता है, तो बताओ फ्लेक्सिबल पेमेंट किसको कहते हैं? फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल है और ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर इसका है। देखो इसका डिफिनीशन पढ़ लो। A flexible payment is a structure that maintains intimate contact with and distributes load to the subgrade and depends on aggregate interlock, particle friction and cohesion stability. सबका किसी भी स्ट्रक्चर का हम डिफिनीशन इसलिए ज़्यादा जोड़ दे रहे हैं ना कि डिफिनीशन अगर तुमको ध्यान से पता है तो उसको लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, क्योंकि स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर कैटेगरी में आएगा, चाहे रोड हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे बिल्डिंग हो, सब हो, लेकिन सब में लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म अलग अलग ढंग से होता है। तो अगर डिफिनीशन अगर जानते हैं तो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म स्पष्ट पता चल जाता है। और डिफिनीशन और लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म और फंक्शन, ये 3 चीज़ का क्लियर कट कंसेप्ट हो गया तो समझो कि इसी का जानकारी हो गया। इसमें क्या होता है? ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है। और जब ये ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर का बात करेंगे तो आगे हम कुछ फोटो दिखाएंगे, उस पर क्वेश्चन कर सकता है। वहाँ पर जो बोर्ड में रहता है ना, हो सकता है कि थ्योरेटिकल पूछ रहा है लेकिन कागज पेन भी रखे रहता है। कोई पूछेगा कि इसका डायग्राम बना के दिखा दो, तो इसमें अगर ऐसे होगा तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, छोटा छोटा, लेकिन वो सब बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन रहता है और बहुत कम समय में जवाब दिया जा सकता है। लेकिन विद्यार्थी चूंकि प्रेशर में रहता है तो घबरा जाता है कि क्या पूछ दिए। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसको तुमको जवाब देने में 5 मिनट टाइम लगे। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो हमको लगता है कि 10-20 सेकंड में जवाब दे देगा। अगर SFD BMD ड्रॉ करने के लिए देगा तो ऐसा देगा ना कि जिसको बिना दिमाग लगाए तो ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वहाँ सोचना शुरू कर दोगे तो 5 मिनट टाइम लग जाएगा। जब ये टाइम लगा तो समझ गया कि इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तुरंत अगला क्वेश्चन दाग देगा। इसलिए टाइम नहीं लगाना है,
क्वेश्चन सुन करके उसका इमीडिएट जवाब उसको होना चाहिए, तैयार होना चाहिए विथ कॉन्फिडेंस एंड विथ कंसेप्चुअल। फ्लेक्सिबल पेमेंट का भी डिफिनेशन हो सकता है, कुछ रिफ्लेक्ट्स डिफॉर्मेशन ऑफ सबग्रेड। अब देखो पहला क्वेश्चन जो है ग्रेन टू ग्रेन की बात करता है, ये क्या कहता है, जस्ट उल्टा बात कर रहा है। which reflects deformation of subgrade and the subsequent layers on the surface that is lowly transmitted from grain to grain through contact points of granular material in a compressive way। बाद में एक्सप्लेन कर दिया है, वही नीचे के डिफॉर्मेशन को ऊपर करेगा। कभी तुम रोड पर चल रहे होगे तो देखोगे कि आगे फोटो में दिखाएंगे, सबग्रेड का प्रॉब्लम जनरली लोग समझता है कि पेमेंट में प्रॉब्लम आ गया इसलिए क्रैक है, लेकिन प्रॉब्लम रहता है सबग्रेड का और वो रिफ्लेक्ट करता है सरफेस पे और वहाँ क्रैक आया रहता है। वो कब पॉसिबल है, जब ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होगा। अगर मान लो कि ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर का क्या मतलब है कि हर ग्रेन एक दूसरे से सटा हुआ है, अगर बीच में कहीं भी ट्रांसफर में कहीं गैप है तो ग्रेन टू ग्रेन रोड ट्रांसफर होगा ही नहीं। इसलिए ये इंश्योर होना इसमें मस्ट है। और जितने भी इस पर रिसर्च हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट की फील्ड में, वो कहीं ना कहीं ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर फिलोसफी पर ही आधारित है। अगर शुरू करेगा कोई पेपर लिखना या रिसर्चर तो इस बात का जरूर जिक्र करता है, कोई कितना ही बड़ा राइटर है, कि इसमें ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है। अब उसके अलावा और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर आइदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। अगर डिफॉर्मेशन है दैट इज ऑल्सो रेसिस्टेंस, तो वो ट्रांसफर अगर हो रहा है वो भी ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है। अगर लोड ट्रांसफर होता है तो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ पेमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ पेमेंट का मेनली 3 लेयर है। इलास्टिक होता है और सब बेस, रोड बेस और सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स भी 2 तरह का होता है, बेस कोर्स और बियरिंग कोर्स। किसी आदमी को रोड का एक्सपोजर है, कोई रोड बनते हुए देखे हो चाहे फ्लेक्सिबल पेमेंट का, तो उसमें देखोगे कि नीचे में जो रहता है 2 पार्ट में बांटते हैं, नॉन बिटुमिनस मटेरियल और बिटुमिनस मटेरियल। तो नॉन बिटुमिनस मटेरियल जो है वो इसमें सब बेस और रोड बेस है। सब बेस और रोड बेस जो आ गया नॉन बिटुमिनस, और सरफेस कोर्स जो बियरिंग कोर्स और बेस कोर्स है वो बिटुमिनस मटेरियल है। नॉन बिटुमिनस में क्या रहता है, नीचे में जीएसबी ग्रेनुलेटेड सब बेस, उसका WMM, इसके बाद BM HDBC, BM हो गया बेस कोर्स और HDBC हो गया बियरिंग कोर्स, या DBM और BC, DBM हो गया बेस कोर्स और BC हो गया सरफेस कोर्स। वो डिपेंड करता है लोकेलिटी पर, डिजाइन क्राइटेरिया पे। अब जैसे पटना में है, पटना में जो भी रोड है तुमको मिलेगा वो DBM और BC मिलेगा, क्योंकि हाई वॉल्यूम रोड है, पटना राजधानी का रोड है, वाटर लॉगिंग होता है, तो सबको लेकर DBM BC चलता है। ये पूछ सकता है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कहाँ से तुम आती हो, अभी पटना में रह रही हो ना? हाँ सर मैं पटना में रह रही हूँ। तो बेली रोड तो देखी होगी? हाँ सर।